Hello, good morning everyone. This is me Pooja Verma. Welcome to our class. So, our book name is History of Past Second, Chapter 2, New Kings and Kingdoms. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से नए नए जो डायनेस्टी थी वो इमर्ज हो रही थी, है ना, और उसके अलावा जो रूलर्स थे वो कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, है ना. इसी के साथ में जो क्षत्रिय थे वो तो रूलर्स थे ही, और नॉन क्षत्रिय भी जो है किस तरीके से वो रूलर बने, है ना. और आपने देखा कि जो किंग वगैरह थे ना, उनके जो सामंत होते थे वो कैसे ही वेल्थ आते ही, है ना, पैसा आते ही और पावरफुल होते ही जो है वो अपना एक अलग जो है रीजन या अलग एम्पायर अपना वो चलाने लगे, है ना. तो उनमें से कौन कौन से हुए वो भी हमने देखा. अब हम देखेंगे कि जो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना वो किसके बेस पे चल रहा था. रिसोर्सेज तो हमने देख ही लिए थे कि फार्मर्स और जो भी होते थे उनकी हेल्प लेकर जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना. अब एक्चुअल में जो बेस था वो था क्या, जो टैक्स वगैरह वो कलेक्ट कर रहे थे, है ना, जिसके थ्रू वो एम्पायर को चला रहे थे, उनका जो भी इकोनॉमिकल जो है कंडीशन थी वो कैसे स्ट्रॉन्ग हुई, है ना. वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से टैक्स लगाए और जो है वो टैक्स कलेक्शन का काम किससे करवा रहे थे ना. तो ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. सो आवर टॉपिक इज़ 400 टैक्सेस एंड प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. यस, तो 400 टैक्सेस, है ना, नाम से आपको पता चल रहा है जो हमारा टाइटल है 400 टैक्सेस की कितना बड़ा नंबर है ना. मतलब 400 तरह के टैक्सेस लिए जा रहे थे. अब वो 400 जो टैक्सेस थे वो कौन कौन से थे वो हम देखेंगे. अब देखो बच्चों, ये जो टैक्स होते हैं ना वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यही उनका क्या होता है, इनकम सोर्स होता है ना. जो भी वो फैसिलिटी हमें देती है गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट की भी अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में भी अगर गवर्नमेंट हमें कोई भी फैसिलिटीज़ देती है, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, रोड वगैरह जो भी बनाते हैं हमारे लिए ना, तो उनके लिए ये जो है टैक्स जो है वो हमसे कलेक्ट करती है ना. तो उसी का यूज़ करके तो फिर वो ये सब फैसिलिटी हमें देती है ना. तो ये ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए. तो उस वक्त भी यही था ना, उस वक्त भी जो किंग वगैरह जो रूलर्स वगैरह थे ना, तो उनके लिए ज़रूरी था टैक्स कलेक्शन. लेकिन ज़रूरी तो था, लेकिन कितना, किस लेवल तक ज़रूरी था. तो अब देखो कितने टैक्स उन्होंने लगाए, 400 टैक्सेस. ठीक है, तो टैक्स वॉज कलेक्टेड टू रन द एम्पायर. यस, ऑफकोर्स एम्पायर को चलाने के लिए जो टैक्स था वो कलेक्ट किया जा रहा था. कितना टाइप का, 400 टाइप का. सो हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता भाई कि 400 टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे. अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई ऊपर से कोई आकाशवाणी थोड़ी हुई है कि उस टाइम पे 400 तरह के टैक्स लिए जा रहे थे. नहीं, इसके हमारे पास क्या सोर्स है इसके लिए. मैंने बताया था आपको फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था कि जो भी हिस्टोरियंस होते थे वो इन सब का पता लगाने के लिए किनका यूज़ करते थे, जो भी आपके इंस्क्रिप्शंस होती है, कॉइन्स होता है ना, इनका वो यूज़ करते थे. तो किससे पता चला, हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चला कि कितने टाइप के टैक्स लग रहे थे, 400 टाइप के. और किसके टाइम पे लग रहे थे, जो आपके बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज़ हुई उन्हीं में से एक आई थी चोला डायनेस्टी, है ना. तो उसी में ये सारे 400 टैक्सेस लग रहे थे, है ना. सो द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु. यस, इन्होंने कहाँ रूल किया था, जो प्रेजेंट में आपका तमिलनाडु है, आप इसमें देख सकते हैं मैप में, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, है ना, यहाँ पे आपके चोलाज थे, है ना, जो आपके अभी तमिलनाडु वाला एरिया जो है वहाँ पे चोला डायनेस्टी आई थी. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो चौल्स, गुर्जर प्रतिहार वगैरह ये जो हुए, ये एक तरीके से पहले किसी रूलर के अंडर में सामंत थे, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है रूलर जो थे उन्होंने अलग अलग एरिया को जो अपने सबॉर्डिनेट थे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, मॉनिटरिंग का काम उनको दिया था. लेकिन जैसे इनके पास में वेल्थ आई, पावर आई, तो ये स्ट्रॉन्ग हुए, पावरफुल हुए और इन्होंने अपनी एक अलग डायनेस्टी बना दी, है ना. तो जो चौलास थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, तमिलनाडु में. तो इन्हीं की इंस्क्रिप्शंस थी. इंस्क्रिप्शन जानते हैं आप क्या थी. इंस्क्रिप्शन आपके जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, इस टाइप से पत्थर होते हैं, उनके ऊपर जो है संस्कृत में इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती थी, है ना. मतलब उनके बारे में लिखा जाता था, जो भी डायनेस्टी होती थी ना तो उसके बारे में लिखा जाता था. दैट वाज इंस्क्रिप्शंस, है ना. तो ये चौलास की इंस्क्रिप्शंस थी, है ना, उसके ऊपर लिखा गया था किसके बारे में, इन 400 टैक्सेस के बारे में, जिससे हमें पता चलता है. सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और यही हमें इसके बारे में बताती है कि उस टाइम पे कितने टैक्स लग रहे थे, 400 टाइप के. ठीक है, अब इन 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे पूरे 400 के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टैक्स थे, है ना, वो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो कि हमें याद रखने हैं. ठीक है, सो रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस. बता चुकी हूँ मैं आपको कि 400 टाइप के टैक्सेस थे, है ना.
सो फर्स्ट था उसमें से वैटी। वैटी क्या था? इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। यस, वैटी जो था कोई ऐसा नहीं था कि आपसे कोई कैश लिया जा रहा है कि आपको इतना रुपया देना है या इतना पे करना है, ऐसा नहीं था। वैटी जो था वो किसकी फॉर्म में था? लेबर की फॉर्म में। लेबर क्या है कि आपसे क्या लिया जाएगा? काम लिया जाएगा। काम मतलब कि ऐसा नहीं है कि जाके आपको जो भी रूलर्स थे उनके घर पे जाके काम करना है ना, इस तरह का नहीं है, बल्कि क्या जो भी उस वक्त कोई भी जो रूलर जो भी काम करवा रहा था, जो कि मान लीजिए कोई रोड बन रही है ना, तो या फिर कोई जो है वेल वगैरह बन रहा है या कैनल्स, इस तरीके से कोई खुदाई वगैरह का काम हो रहा है ना, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट का जैसे काम होता है ना, तो उसमें जो है आपको लगाया जाएगा, है ना। जो भी उस वक्त फार्मर्स या पीजेंट जो भी होते थे ना, गाँव वाले जो होते थे, उनको उस काम में लगाया जाएगा ना। तो ये भी एक टैक्स का टाइप था, दैट वॉज वेटी। मतलब आपसे क्या लिया जा रहा है? श्रम लिया जा रहा है आपसे। समझ में आया? ठीक है। तो कैश नहीं है, वेटी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये कोई कैश टैक्स था क्या, तो आपको नो ही करना है, क्योंकि ये क्या है? कैश में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि किसकी फॉर्म में लिया जा रहा है? लेबर की फॉर्म में लिया जा रहा है ना, आपसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो था वेटी। ठीक है, अब सेकंड आता है कदमाई। यस, देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है ना। ऐसे पूरे 400 तो याद नहीं रखने हैं आपको, लेकिन जो मेन है उनमें से ये है। ठीक है, तो कदमाई क्या था? दैट वाज लैंड रेवेन्यू। यस, जो भी आपकी लैंड है या फिर आपकी जो भी जहाँ भी आपके फार्म्स वगैरह हैं ना, जितनी भी आपकी ज़मीन होगी ना, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। दैट वाज कदमाई। ठीक है, तो ये 2 टैक्स हो गए। इसके अलावा कुछ और टैक्सेस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि लिए जा रहे थे। सी अदर देन दिस there were also taxes on touching the house. Yes, अगर आप घर बना रहे हैं ना और घर पे कोई छत वत डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। आपने जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना भी जो है फ्लोर वाली बिल्डिंग बनाई या घर बनाया, तो जितनी फ्लोर होगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसका टैक्स लगेगा, है ना। तो छत डालने पर भी टैक्स लिया जा रहा था। देन द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइम पाम ट्री। यस, पाम ट्रीज़ आप देखते हो कि जो साउथ वाला एरियाज़ है वहीं पे पाम ट्री मिलते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ के बारे में बता रही हूँ आपको, तमिलनाडु के बारे में, जाके चोल डायनेस्टी जहाँ पर थी, है ना, तो वहाँ पे पाम्स अवेलेबल होते हैं ना, पाम ट्री वहाँ मिलते हैं। तो ऑफकोर्स पाम ट्री पे चढ़ने के लिए जो है किसका यूज़ होता था? लैडर का। आप देखते हो जो पुरानी जो ये वुड वाली जो आपके वो होती थी, लैडर्स होती थी ना, सीढ़ी जो होती थी ना, तो उसका अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी, देखो यहाँ पर जो है इसी की परचेसिंग या इसी की सेलिंग होती होगी ना, पाम्स की, है ना, खजूर की। तो जो है ट्रीज़ को यूज़ करते थे जो भी सेल्समैन होते थे या जो भी वहाँ पर उसका काम करने वाले होते थे, है ना। तो पाम ट्री का अगर यूज़ करोगे तो वो उसके लिए भी आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। यस, सक्सेशन होता क्या है? देखिए, जैसे कि आप किसी का भी एग्जांपल लीजिए, कोई बच्चा या कोई भी लड़का है ना, तो उसके फादर है ना, जो भी प्रॉपर्टी है उसके फादर के नाम से है, उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। देन फादर के एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है कि बेटे की हो जाती है प्रॉपर्टी, है ना। अभी तो ये क्या है? लीगल है ना, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके फादर की प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद आपको मिले, है ना, उस लड़के को मिले, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता था? जो भी रूलर होता था उसको टैक्स पे करना होता था, है ना। तो वो जो टैक्स था वो क्या था? सेस आप एक टैक्स का टाइप समझो, है ना। ठीक है, तो ये भी टैक्स जो है वो उस वक्त ले रहे थे, ऐसे इजी गोइंग में नहीं था ना। तो समझ में आया आपको कि आप जो है कोई भी छत वगैरह डाल रहे हैं घर की, तो उस पर भी टैक्स पे करेंगे, और अगर पाम ट्री पे चढ़ने के लिए आप लैडर का यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी आप टैक्स पे करेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए तो उसका जो प्रोसेस होगा उसके लिए भी आप क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, जिसको किस नाम से बुलाया है? सेस। ठीक है, सेस क्या है? टैक्स का ही टाइप है। तो इस तरह करके जो है बहुत सारे टैक्सेस थे। तो टोटल 400 टाइप के टैक्सेस जो है वो जो पब्लिक देती थी, है ना। किसके टाइम पे? चोला डायनेस्टी के टाइम पे। समझ में आया? अब देखो, अब ये जो भी टैक्स वगैरह लगाते थे, है ना, या फिर जो भी काम करते थे, मैंने बताया था आपको कि किस में लिखवाते थे? वो आपके जो प्रशस्तीज़ होती थी, इंस्क्रिप्शंस होते थे, उनमें वो लिखाते थे। जो भी हिस्टोरियंस जो है आज जो भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, तो वो उनके लिए सोर्सेज क्या होते हैं? ये सारे इंस्क्रिप्शंस, है ना, कॉइन्स, यही होते हैं। तो वैसे ही क्या होता था? प्रशस्तीज़ होती थी, है ना। अब प्रशस्तीज़ कैसी होती हैं ना,
उस पर किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, थोड़ा बहुत मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, बट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना। सो प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, यस, प्रशस्तीज कंटेंट्स डिटेल अबाउट द रूलर्स ऑन कॉपर प्लेट्स। ये आपको दिख रही है, कॉपर की, मोस्टली कॉपर की बनी होती है ना, कॉपर की मेटल की जो प्लेट्स होती है, जिनके ऊपर यह लैंग्वेज दिख रही है आपको, समझ में नहीं आ रही है, मोस्टली संस्कृत में लिखी जाती थी, है ना। तो इस तरह के जो है किसी भी रूलर के बारे में, उसकी जो भी अचीवमेंट्स होती थी उसके बारे में रूलर्स इस पे लिखवाता था, है ना। तो देखो आज जैसे कि वो रूलर्स तो नहीं है ना, या फिर जिन्होंने लिखा वो भी नहीं है, लेकिन इन कॉपर प्लेट से हम पढ़ पा रहे हैं ना कि क्या क्या उस वक्त था, क्या नहीं था, है ना। तो ये जो है अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इसके ऊपर लिखवाते थे कि हमने ये काम किया, वो काम किया, इस तरीके से इस पर लिखवाते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो है लोग इनके बारे में अच्छा ही पढ़े, अच्छा ही सोचें, तो इस कारण से ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी इसमें ऐड करवा देते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सच हो जो इस पे लिखा हुआ है ना। सो प्रशस्ति contains details about rulers on copper plates and these were written by Brahmins। yes, मैंने आपको बताया कि ये जो होती थी मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, है ना। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है किन को आती थी, ब्राह्मण्स को आती थी, दैट्स वाई जो है वो ब्राह्मण से लिखवाते थे, या फिर जो भी पढ़े लिखे जो होते थे। अभी राजा के पास तो इतना टाइम नहीं था ना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा है ना, रूल भी कर रहा है और लिख भी रहा है फिर उसके बारे में, तो ये क्या हायर करके रखते थे, ठीक है। तो मोस्टली ब्राह्मण से ये लिखवाते थे। देन दीज डिटेल्स में नॉट बी लिटरली ट्रू, मैंने बताया आपको कि ये जो है पूरी तरीके से सच नहीं होती थी, क्योंकि कई बार जो है वो अपने बारे में सिर्फ जो है अच्छी चीज़ें लोग जाने, है ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करवाते थे। सो बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स। यस, वो क्या बताती है हमें कि किस तरीके से लोग जो है उनके बारे में क्या जाने, मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कि जो भी राजा उस वक्त हुआ था वो बहुत ही ब्रेव होगा, क्या क्या वर्ड यूज़ किए उन्होंने, वैलिएंट, विक्ट्रियस, वॉरियर्स, जो भी राजा होगा वो क्या होगा, विजेता होगा, है ना, ब्रेव होगा, इस तरह की चीज़ें वो उसमें बताते थे, है ना। सो अब ये क्यों बताते थे ऐसा, कि जिससे कि हमें पता चले, जो भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री उनको पता चले कि ये कितना पावरफुल था, है ना, और जो है उसको एज अ विक्ट्रियस हम उसे याद करें, है ना। तो ये सारे काम इसलिए वो करते थे। देन इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास में ना, एक प्रशस्ति है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। यस, नागभट्टा याद है कि कौन थे नागभट्टा, बताती हूँ आपको। गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी हुई, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो रूलर्स के जो सामंत होते थे, है ना, वो भी कई बार जो है पावरफुल होकर क्या करते थे, बगावत कर देते थे और अपनी एक अलग डायनेस्टी वो जो है एस्टेब्लाइज करते थे। उन्हीं में से एक हुए नागभट्टा, जिन्होंने गुज्जर प्रतिहार को एक्चुअल में एस्टेब्लाइज किया, है ना, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार कौन सा एरिया में, आपके जो राजस्थान वाला जो एरिया ना, राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे इन्होंने जो है अपनी डायनेस्टी जो है गुज्जर प्रतिहार एस्टेब्लाइज की। किन्होंने, नागभट्टा, ठीक है। तो ये भी इनकी एक प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, है ना, जिसमें इनके बारे में बहुत सारा बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है। तो वो एग्जाम्पल है इसका कि हमने पढ़ा भी कि प्रशस्ति में किस तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें वो लिखवाते थे, है ना। तो कौन सी प्रशस्ति है इनकी, ग्वालियर की प्रशस्ति है ना, मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश की सिटी है ना ग्वालियर, तो वहाँ की प्रशस्ति है, मिहिर भोज ने ये लिखी थी। तो उसमें नागभट्टा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, द किंग ऑफ आंध्रा, सैंधव, सिंध। यस, कहाँ के किंग, आंध्रा के किंग और सिंध के किंग, और विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ कौन सा एरिया है, जो महाराष्ट्र जो स्टेट है आपका उसका पार्ट है, एंड कलिंगा पार्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा का पार्ट है। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। यस, क्या लिखा हुआ है उसमें कि जो नागभट्ट केवल एक प्रिंस थे, प्रिंस मतलब कि छोटे थे, है ना, कि एक बड़े किंग नहीं बने थे, सिर्फ एक प्रिंस थे, तभी उनके सामने ये जो सारे किंग्स है, कहाँ कहाँ के, आंध्रा के, आंध्र सैंधव, विदर्भ, है ना, कलिंगा, यहाँ के जो रूलर थे वो उनके सामने आकर गिरते थे। इट मीन्स ऐसे नहीं आगे जाके गिर जाते थे, नहीं, बल्कि उन्हें क्या कहते थे कि आप जो हो वो ही सब कुछ हो, परम पिता परमेश्वर लाइक, है ना। तो वो उन्हें ये सब कहते थे कि आप ही बहुत पावरफुल हो, ब्रेव हो, इसलिए उनके सामने क्या करते थे, वो सिर झुकाते थे, है ना। जबकि नागभट्टा केवल एक प्रिंस थे उस वक्त, है ना।
सो ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा द रूलर ऑफ कनौज, और उन्होंने कहाँ कहाँ बैटल करके जो है वहाँ पे विक्ट्री उन्होंने हासिल की, कहाँ पे द कनौज, इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा पार्ट ऑफ बंगाल, यस बंगाल का जो पार्ट है इन्होंने वहाँ के जो रूलर को भी क्या है डिफीट किया। देन अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराटा फॉरेस्ट पीपल्स, यस किराटा के जो फॉरेस्ट पीपल्स जो भी आदिवासी वगैरह थे ना उन लोगों को भी उन्होंने डिफीट किया। तुरुष्क, टर्क्स, वत्सा, मत्स्य, बौद्ध किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यस नॉर्थ इंडिया के किंगडम है दोनों। सो इन सब के जो है रूलर्स को इन्होंने क्या किया, डिफीट किया और अपना एम्पायर जो है वहाँ पर उसका एक्सपेंशन किया, है ना। ये किस प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ग्वालियर प्रशस्ति में, ठीक है बेटा। सो मतलब कहने का मतलब यही है कि इन प्रशस्तिज में जो है इन रूलर्स के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ये लिखवाते थे, है ना। अब इससे क्या पता लग रहा है कि ये कितना ब्रेव जो है वो रूलर रहे होंगे, है ना। तो इसलिए ये लिखवाते थे, और किन से लिखवाते थे, ब्राह्मण से लिखवाते थे ना, और संस्कृत मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में ये होते थे। अब ब्राह्मण से ये लिखवाते थे तो ऐसे मतलब यूँ तो लिखवाएंगे नहीं। अब इतना अच्छा अगर कोई आपकी भी अगर कोई तारीफ़ करता है तो कितना अच्छा लगता है ना, आपको मन करता है कि यार इसको तो एक चॉकलेट मिलनी चाहिए, है ना। आपका फ्रेंड क्लास में आपकी तारीफ़ करता है या फिर आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ़ करते हैं तो बड़े खुश हो जाता है ना। तो वैसे ही ये जो रूलर्स थे वो भी बहुत खुश हो जाते थे। तो जो ब्राह्मण्स जो इनके बारे में इतना अच्छा लिख रहे हैं तो वो उनको गिफ्ट्स देते थे। गिफ्ट्स क्या देते थे, चॉकलेट नहीं, क्या देते थे देखिए। सो एज द ब्राह्मण्स यूज्ड टू राइट द प्रशस्तिज, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, यस उन्हें लैंड्स गिफ्ट करते थे, है ना, ज़मीन देते थे, है ना। बहुत सारी जैसे होता है ना कि आप देखते हो कि कोई हिस्टोरिकल आप स्टोरी देखते हो या पढ़ते हो तो उसमें जो भी रूलर होता है वो खुश होकर इस तरीके से अपना हार उतार के देता है कि राजा खुश हुआ, है ना। तो इस तरीके से जो है वो लैंड्स जो है उन ब्राह्मण्स को देते थे, है ना। सो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और अब दे रहे हैं जब इतनी सारी वो लैंड्स गिफ्ट कर रहे हैं तो अब कैसे पता चलेगा, बाद में कुछ टाइम बाद तो सब भूल जाएंगे ना कि भाई ये रूलर था, इसने इस ब्राह्मण को जो है इतनी सारी ज़मीन दी। तो उसके बारे में भी क्या करते थे, वो जो कॉपर प्लेट्स पे खुद के बारे में लिखवाते थे ना, तो उसके उस जो उन्होंने गिफ्ट किया ना ब्राह्मण्स को जो भी लैंड, तो उस चीज़ के बारे में भी जो है वहाँ पे उन प्रशस्तिज पर वो लिखवाते थे कि इस किंग ने जो है इन ब्राह्मण्स को इतनी सारी लैंड गिफ्ट की, है ना। सो जिससे कि ऑफ कोर्स इनको सब ये सब बहुत ही ब्रेव बताया, महान बताया ना बहुत, तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, है ना। अब देखो सिर्फ लैंड ही नहीं देते थे, उसके साथ में भी और चीज़ें भी वो गिफ्ट करते थे। क्या क्या देते थे लैंड के साथ में, देखिए। sources of irrigation, resources of that land like fruit bearing trees, water land, garden, orchards, wells, canals, ditches, rivers etc. अब सिर्फ ज़मीन नहीं देते थे बल्कि वहाँ पे और जो भी सोर्सेज होते थे ना उस ज़मीन पे, लाइक कैनल्स होती थी, वेल्स होती थी, या जो कोई फॉरेस्ट आ रहा है उस ज़मीन पर, है ना, तो वो सारे जो है अगर उस पर कैनल्स बनाने का राइट भी जो है उनको होता था ना, वेल्स बनाने का भी राइट उनको होता था, जिसको भी ब्राह्मण को वो दे रहे हैं ना, तो उस पर जो भी चीज़ें आ रही थी और भी जैसे चारागाह वगैरह आ रहे थे ना, ऑर्चार्ड्स वगैरह आ रहे थे, वो सब भी वो ब्राह्मण्स को देते थे, है ना। और इसी के साथ में उस पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन को करवाना है ना तो वो राइट भी ब्राह्मण्स को वो देते थे। देन परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कैनल्स एक्सेट्रा, राइट टू कलेक्ट टैक्स, यस। अब उस पर जैसे कि कोई वेल या जो भी कैनल है या फिर कोई फॉरेस्ट है ना या फिर कोई फार्म है ना, तो उससे रिलेटेड अगर उनको टैक्स लगाना होता था ना तो वो राइट भी वो ब्राह्मण को देते थे। जो रूलर्स होते थे वो ब्राह्मण्स को बोलते थे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस पर टैक्स जो है अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकते हो ना, कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्राह्मण्स को दे देते हैं। समझ में आया। लैंड नहीं दे रहे हैं, उसके साथ में उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का अगर काम करना है तो वो उसका राइट भी उनको दे रहे हैं, प्लस उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन का राइट भी उनको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन देता था, मतलब कि जो रूलर्स होते थे वो ब्राह्मण्स को इसका राइट देते थे, ठीक है। तो अब ये जो टैक्सेस हैं ये सब एक तरीके से किस काम में आ रही थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के काम आ रहे थे, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इसमें हमने क्या देखा कि कौन कौन से टाइप के टैक्सेस जो है किंग्स लगा रहे थे, रूलर्स लगा रहे थे, किससे वो कलेक्शन का काम करवा रहे थे, है ना, और जो है कौन कौन से राइट्स जो है उन्होंने ब्राह्मण्स को दिए, है ना। इसी के साथ में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में वो प्रशस्तिज में लिखवाते थे, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं वो उनके बारे में पढ़े और उनको जो है उनकी प्रेज़ करें, है ना। अब देखो ये बातें तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या था कि देखो अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आप देखिए
क्या है, सी संस्कृत पोएम रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हैज़ बीन रिटन बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हना। यस, संस्कृत की एक पोएम है ना, तो उनको उसमें किसने लिखी है, वो कल्हना नाम के एक बहुत बड़ी पोइट हुए हैं ना, उन्होंने जो है, इनका स्पेशल बात जो थी वो क्या थी कि जैसे कि क्या था कि बहुत सारे पोइट थे, राइटर्स थे, ब्राह्मण्स थे, जो कि रूलर्स को प्रेज करने के लिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बारे में प्रशस्ति पर लिखते थे। लेकिन कल्हना जो हुए, उन्होंने कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में लिखा ना, तो नाम क्या था उसका, राज तरंगिनी नाम से थी वो, है ना, तो राज तरंगिनी नाम से थी, उसके बारे में लिखा। लेकिन उन्होंने क्या सोर्सेज यूज़ किए इसके लिए, उन्होंने ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स इसके लिए यूज़ किए, है ना। तो इसके साथ ही जो है किसी अगर किंग को उनको क्रिटिसाइज़ करना पड़ रहा है तो वो भी उन्होंने किया, है ना। जो भी कश्मीर में रूलर्स हुए ना बेटा, जिन्होंने भी कश्मीर में रूल किया, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री जो है इन्होंने लिखी है। किन्होंने, कल्हना ने। किस में लिखी है, राज तरंगिनी में, है ना। तो इन्होंने किसी भी रूलर को खुश करने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि जो है उसके लिए ऑथेंटिक चीज़ें उन्होंने यूज़ की, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, जो भी चीज़ें थी वो इन्होंने यूज़ करी और कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा, है ना। इसीलिए जो है ये एक तरीके से ऑथेंटिक मानी जा सकती है ना। जबकि जो दूसरे जो पोइट वगैरह थे ना, जबकि जो दूसरे पोइट वगैरह थे, दूसरे राइटर्स थे, वो जो थे वो किंग्स को जो है प्रेस करने के लिए ऐसा करते थे, जबकि कल्हना ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में या कश्मीर के रूलर्स के बारे में किस पोइट ने लिखा है, तो आप बता सकते हैं कल्हना ने लिखा है। और किस बुक में लिखा है, राज तरंगिनी में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों की। अब आगे हम देखेंगे कि और जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में किस तरीके से और डायनेस्टीज़ जो है कैसे आई, है ना। चोला डायनेस्टी के बारे में हम और देखेंगे, और जो फेमस और इम्पॉर्टेंट रूलर्स हुए उनके बारे में भी हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच।